Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to your channel SSB Journey. I hope you people are doing great and your preparation also going very well. So, this is our next video regarding services. जिसमें I have already made video on Army, Navy and Air Force and this will be about Indian Coast Guard. ठीक है, तो चौथी वीडियो सॉरी चौथी सर्विसेज के बारे में ये वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने बाकी सबकी डिटेल्ड वीडियो बना दी है और ये कोस्ट गार्ड के बारे में होने वाला है। इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट रेलिवेंट चीज है कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक, तो इसका मोटो समझ लेते हैं। जो मैंने बेसिक टाइटल पेज पे लगा रखा है, मोटो है दैट इज बी प्रोटेक्ट वयम रक्षम। ठीक है, तो दिस इज अ मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। तो ये इसका फ्लैग है। और so sorry, this is the index, the what things we are going to cover in this particular video. So यहाँ पे हम कवर करेंगे फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, कैसे करके बनी, क्या सिनेरियो रहा था तब। ठीक है, उसके बाद प्रोमिनेंट फिगर्स कौन अच्छे लोग रहे हैं, लाइक फेमस पर्सनालिटीज, स्ट्रक्चर्स, कमांड्स, मैरीटाइम बॉर्डर्स के बारे में समझेंगे क्योंकि जो हमारी कोस्ट गार्ड है ना वो लिमिटेड नॉटिकल माइल्स तक लाइक पेट्रोलिंग वगैरह या जो भी इसका ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो करती है। ठीक है, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज के बारे में समझेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉरी इंटरव्यू। जो कोस्ट गार्ड का इंटरव्यू होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट शिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स हैं उसके बारे में कवर करेंगे और इसका रोल वगैरह सारी चीज समझेंगे कि इसका रोल क्या है, कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, इनिशियली क्या था कि जो कोस्ट गार्ड थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, जो सारा काम था इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेवी। ठीक है, और इसका जो बनाया गया, इसका जो रोल है एकदम नॉन मिलिट्री मैरीटाइम सर्विसेज के लिए बनाया गया है, जो स्पेशली कोस्ट गार्ड का है। जैसे कि क्या होता था इन द अर्लियर टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 1950 60 70s के अप्रोक्सीमेटली क्या चलता था, तो इलीगल स्मगलिंग वगैरह, लाइक जो सी के थ्रू, जो वाटर के थ्रू हमारा कोस्ट लाइन है उसके थ्रू क्या ना इलीगल स्मगलिंग्स होती थी अलग अलग चीजों की। ठीक है, चाहे वो ड्रग्स का हो चाहे वो कोई भी चीज का हो। तो वहां पे पेट्रोलिंग के लिए क्या होता था, जो कस्टम्स वाले थे वो देख नहीं पा रहे थे। जो कस्टम्स होते हैं, जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो वो क्या करते थे, फ्रिक्वेंटली नेवी को बुलाते थे कि अरे हमें भाई आपकी मदद चाहिए और ऐसा ऐसा सिनेरियो हो गया है। तो इस चीज के लिए कि बार बार नेवी का आना, नेवी का भाई रोल अलग रहता है। ठीक है, वो डीप वाटर्स में ऑपरेट करती है और इसके लिए बार बार नेवी को बुलाना, तो ये क्या था थोड़ा उसकी ऑपरेशनल एबिलिटी को थोड़ा हैम्पर करता था कि वो कहीं और ऑपरेशन पे है और बीच में किधर भी जाना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हुआ, तो कोस्ट गार्ड के बारे में समझा कि हाँ हमारा जो कोस्टल लाइंस है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो हमें लाइक स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक ना चौधरी कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। इसमें क्या उसका रोल वो होता है कि जैसे कि जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग अपने अपने डील करते थे। ठीक है, तो 71 में जो कमेटी बनाई जाती है वो पेट्रो वो कोस्ट लाइन को जो मॉनिटर करने के लिए, जो हमारे इंडियन कोस्ट लाइन है आपने देखा होगा ना, इंडियन की कोस्ट लाइन ये है पेनिनसुलर इंडिया। तो इनकी कोस्टल लाइन है जो अपनी इंडिया की, इसको पेट्रोलिंग करने के लिए क्या एक अलग बॉडी चाहिए जो कि अलग से इसको डील करे। तो इसको बनाया गया, तो सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी जिससे कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज फ्रॉम द कोस्टल लाइंस होती है उसको टैकल किया जाए। तो ये कमेटी बनती है। उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनती है रुस्तम जी कमेटी। उसके अंडर जो काम होता है, जो रुस्तम जी होते हैं ना, उस कमेटी के अंदर ही वो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन की बात रखते हैं। और हाँ, ये पार्लियामेंट की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इंडियन कैबिनेट वगैरह डिस्कस करती है और फाइनल कंक्लूजन निकलता है 1975 में कोस्ट गार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ऑल फोर सर्विसेज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चारों के चारों हमारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप समझ आएगा। 1975 में पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशंस के बाद सारा डिस्कशंस वगैरह हुए, उसके बाद हमारा कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इनिशियली क्या था कि इसके पास भाई जब कोई नई चीज बनती है तो एकदम से सारा हमारे पास उस समय इतना ज्यादा बजट वगैरह भी नहीं था। तो उस समय क्या होता है, जो स्मॉल कॉर्वेट शिप्स और जो छोटे छोटे शिप्स थे, जो पेट्रोलिंग शिप्स थे इंडियन नेवी के पास, that were being transferred from the Indian Navy to Coast Guard। तो दे दिए गए दो स्मॉल कॉर्वेट दे दिए गए जो छोटे छोटे शिप्स होते हैं, और 5 पेट्रोलिंग बोट्स दे दिए गए जिससे कि क्या वो पेट्रोल कर सकें जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है उसको। और जस्ट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो वाइस एडमिरल थे वी ए कामत,
इंडियन नेवी के, उनको द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, किसका, इंडियन कोस्ट गार्ड का। मतलब वाइस एडमिरल रैंक के जो भी ऑफिसर थे उस समय पे, उनको डायरेक्टर जनरल, जस्ट द इक्विवेलेंट रैंक इक्वल टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी और एयरफोर्स, ठीक है सॉरी, उसके बराबर होता है। तो आई होप इतना समझ आया कि हाँ बना कैसे, कि दिक्कत वहीं से आई थी जो इलीगल स्मगलिंग के रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा रोल क्या है इसका, मेजर रोल क्या है, मेजर रोल यही है जो हम अगली स्लाइड में समझने वाले हैं, जो इसका रोल। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्रॉपर अलग से बॉडी बनाई गई जो कि प्रॉपरली हमारे कोस्टल मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखेगी। इसका रोल, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ऑफशोर टर्मिनल्स एंड अदर इंस्टॉलेशंस, whatever the things which are at the coastal lines of the India and the few nautical miles away from the coastal boundary of India, तो उसको प्रोटेक्ट करना, सेव करना, जैसे रहता है आर्टिफिशियल आइलैंड तो नहीं है, पर हाँ जो हमारा लक्षद्वीप हो गया और ये हमारा अंडमान आइलैंड हो गया, इनको भी प्रोक्योर करना, सॉरी सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये किसका काम रहता है, इसका रहता है हमारे कोस्ट गार्ड का। प्रोटेक्शन एंड द असिस्टेंट टू द फिशरमैन एंड द मैरिनर्स एट द सी, जो भी फिशरमैन वगैरह होते हैं, मैरिनर्स होते हैं, उनको भी हेल्प करना, असिस्ट करना। जस्ट लाइक इफ लाइक द ज्योग्राफिकल कंडीशन गोइंग टू बी वेरी बैड, मान लो साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो रही है, कुछ भी सही, वेदर बहुत ज्यादा हार्श होने वाला है, तो उस समय पे क्या होगा, उस समय इनका काम होगा कि जो भी फिशरमैन एट द इन द डीप सी और इन द फ्यू नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो उनको वापस लेके आना, उनको अलर्ट करना, अवेयर करना, उन सबको वापस रेस्क्यू करना, ये सब किसका काम आता है, कोस्ट गार्ड के अंदर आता है, ठीक है। जो फिशरमैन होते हैं, जो भी इनका जिनका लिवलीहुड, बेसिक लिवलीहुड इनका वही होता है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन इकोलॉजी, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। तो मतलब ये पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ मैरीटाइम इकोलॉजी जितनी भी होती है ना, एनवायरनमेंट जितना भी मैरीटाइम मरीन एनवायरनमेंट होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और इलीगल जो मैंने बताया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स है, एसएससी एग्जाम से बनते हैं ना, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड ऑल, तो वो सब डिपार्टमेंट थे, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उनको असिस्ट करती है। लाइक वो लोग जो पोर्ट एरिया वहां पे देखते हैं, तो अंदर जाके जो कुछ नॉटिकल माइल्स दूर जाके, कुछ किलोमीटर दूर जाके डीप सी में अगर कुछ देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उनको डील कर लेते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे कि हमारा जो गुजरात वाला बॉर्डर है, वहां से कोस्ट गार्ड बहुत सारे जो भी ड्रग स्मगलिंग हो रही होती है उनको पकड़ती है। तो दिस इज जस्ट द रोल दैट कोस्ट गार्ड हैज टू परफॉर्म, और यही रोल बेसिकली वो परफॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ एनफोर्समेंट टेरिटोरियल, अब वही बेसिक बात है, मतलब मेन इसका रोल है अपने कोस्टल वाटर्स को, कोस्टल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। और कैसे प्रोटेक्ट करती है, क्या बोलते हैं, कुछ और फैक्टर भी देखे जाते हैं, जैसे कि आपका एक पॉल्यूशन वाला हो गया फैक्टर, ठीक है, इलीगल स्मगलिंग हो गया, फिशरमैन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि इसका बेसिक रोल रहता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स आर बीइंग हैज अ हेडक्वार्टर इन द न्यू दिल्ली, तो सिमिलरली इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है। एंड दिस ऑल दीज थ्री फोर्सेस आर बीइंग कमांडेड बाय द chief of their particular organization, like chief of army staff, chief of navy staff and chief of air staff, जो भी होते हैं तीनों, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे चीफ कौन होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल होता है वही कोस्ट गार्ड का चीफ होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर वही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसको असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करता है, जैसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गया, ठीक है। और कुछ डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लोग इनको असिस्ट करते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है। जस्ट लाइक हमारे नेवी के चीफ हो गए, आर्मी के चीफ हो गए, उनको भी जो लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, जनरल हो गया, ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं। इन द सिमिलर वे इसमें भी लाइक लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो इनको असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनका रैंक एंड स्ट्रक्चर समझेंगे आगे चल के, वो वहां पे समझ आएगा, ठीक है। अब अभी जो 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनका नाम है डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि। तो ये इस समय क्या बोलते हैं, करेंटली रोल प्ले कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल का, जो कोई कोस्ट गार्ड के हेड है। और जो डायरेक्टर जनरल रैंक होती है वो इक्विवेलेंट होती है एडमिरल, वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी। जो वाइस एडमिरल होते हैं इंडियन नेवी के, उनके जस्ट इक्विवेलेंट रैंक होती है, ठीक है। दीज आर जस्ट फैक्चुअल फिगर्स, और जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर 2016 में क्या होता है, कोस्ट गार्ड के 42 स्टेशंस को और ज्यादा स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि भाई पहले इनिशियली क्या होता है, हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले कम अमाउंट में वो चीज होती है, फिर बाद में जैसे जैसे हमारे पास बजट आता जाता है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट होता है और ज्यादा स्ट्रेंथन होती जाती है चीजें,
जैसे हमारा अभी इस समय डिफेंस का जो हमारा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, डिफेंस में हमारा डेवलपमेंट देख सकते हो बहुत ज्यादा हो रखा है। तो ये कैसे हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है, ठीक है। वी हैव अ कोलैबोरेशन विद मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, दे आर आल्सो सपोर्टिंग अस टू डू बेटर इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन, एंड जो भी हमारे इस समय सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी बताया कि मानो कोई फॉर एग्जांपल ले लो, तो हमारा फिशरमैन का ही कोई था बंदा, या फिर फिशरमैन कुछ था, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है हाँ कोई गया हुआ था, वो अभी तक वापस नहीं आया, तो उसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना किससे काम हो गया, कोस्ट गार्ड। इसके लिए भाई नेवी को थोड़ी ना बुलाएंगे हम, ठीक है। और कोई बिगर ऑपरेशन के लिए नेवी को बुलाया जाता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। और इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। और क्या होता है, इन सबको करने के लिए ना इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिनके 3 सेंटर, जो द मेन हेडक्वार्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ना, जो मान लो इंडिया की 3 साइड्स हैं, ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्टर्न ईस्टर्न बाउंड्री हो जाती है, वेस्टर्न हो जाती है और सदर्न बाउंड्री हो जाती है। तो उन तीनों एरिया में का एक एक हेडक्वार्टर बना रखा, फिर उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये वाला सपोज सपोज करो, दिस इज अवर इंडिया, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा सदर्न पार्ट हो गया। तो ईस्टर्न पार्ट जो हमारा इधर आता है ना, चेन्नई वाला पार्ट आता है, यहाँ पे चेन्नई हमारा यहाँ पे पड़ता है ना, तो दिस इज चेन्नई। तो चेन्नई से ऑपरेट करते हैं जो भी चीज ना, तो इसके अंदर भी कुछ रीजन हेडक्वार्टर आते हैं, तो मतलब इधर वाले एरिया में जो भी प्रॉब्लम होगी वो चेन्नई वाला हेडक्वार्टर देखेगा। वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे मुंबई हमारा ऊपर आता है, तो इधर वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो वेस्टर्न वाला जो सेंटर है वो देखेगा। और पोर्ट ब्लेयर हमारा जो अंडमान निकोबार यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये हमारा सदर्न वाले पार्ट में लाइक टैकल करेगा। इन सब के अंदर 36 जो मैरीटाइम सेंटर्स और ज्यादा है, रेस्क्यू सब सेंटर्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जो कि पर्टिकुलरली उसी एरिया में जाके ऑपरेट करेंगे। हम लोग 36 हैं, इसको बराबर बराबर बांट लो, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करते हैं, तीनों एरिया में काम करते हैं जाके, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक कि कैसे करके इसका लाइक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कोस्ट गार्ड का। अब हम रैंक के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट आर द रैंक्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मैंने सबकी इक्विवेलेंट रैंक को साथ में रख दिया है, जस्ट लाइक हमने आर्मी हो गया और नेवी और एयरफोर्स, ये 3 तो हमने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रैंक कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाला चार्ट लगाया, जिससे कि हाँ यू कैन ऑल्सो रिकॉल द इक्विवेलेंट रैंक, कौन सी किसकी इक्विवेलेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा अभी कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं दिस इज, तो इसमें जो इनिशियल कमीशन रैंक होती है दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट, जो असिस्टेंट कमांडेंट होती है, उसके बाद 2 साल बाद सीनियर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं वो, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बाद डेप्यूटी बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट सीनियर कमांडेंट बनते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हो गया, इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद एडिशनल और डायरेक्टर जनरल। तो ऐसे करके जो हायरार्की है रैंक की, वो कोस्ट गार्ड में ऐसे चलती है। सिमिलरली वो पूछ सकते हैं कि सीनियर कमांडेंट है आपका, अगर सीनियर कमांडेंट वो इक्विवेलेंट आर्मी में किसके होगा, तो सीनियर कमांडेंट कर्नल के बराबर होंगे ना। तो ऐसे करके आप लोग, जैसे कि कर्नल हो गया यहाँ पे सीनियर कमांडेंट है ये, ठीक है। अगर दो लिखिए ना, जूनियर कमांडेंट है ये और ये सीनियर है, तो ऐसे करके आप इक्विवेलेंट रैंक भी याद कर सकते हैं तीनों फोर्सेस की, ठीक है। ये सीएपीएफ के लिए डाल रखा है मैंने, इफ एनीवन हैज टू अपीयर फॉर द सीएपीएफ इंटरव्यू दे कैन आल्सो गो थ्रू इट, कि कैसे करके इसका स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। और ये पुलिस के हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज द बेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड में जस्ट लाइक इन इंडियन नेवी, और जो हमारे 3 सर्विसेज हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन दिस हैज द कमांड्स, कि वी हैव सर्टेन ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड, व्हाटएवर कमांड, ठीक है। इन द सेम वे कोस्ट गार्ड में डिवाइड करते हैं इसको वेस्टर्न सी बोर्ड, जैसे कि वेस्टर्न देखो लिखा है वेस्टर्न, और सी बोर्ड कमांड की जगह यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी बोर्ड बोलते हैं। सिमिलरली ईस्टर्न सी बोर्ड, इसमें 2 सी बोर्ड है, लाइक ये वाला हुआ इंडिया हो गया, यहाँ पे जो ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया दिस इज अवर ईस्टर्न पार्ट, तो ईस्टर्न सी बोर्ड हो गया। तो ये हमारा हो गया वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे वेस्टर्न सी बोर्ड हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब इनको कमांड कॉल करते हैं 3 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, जिनको हम एडिशनल रैंक के ऑफिसर बोल देते हैं ना, वो कि हर एक जो हमारी सी बोर्ड्स हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू कमांड्स, जो हमारी कमांड्स होती हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की, इसके इक्विवेलेंट होती है सी बोर्ड। तो वो कौन कमांड कर रहा होता है, एडिशनल जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं ना, वो कमांड कर रहे होते हैं, जो कि 3 स्टार रैंक के होते हैं। तो 2 ही कमांड है, इसके अंदर फिर रीजनल कमांड आती है, वो बताएंगे आगे कैसे करके होता है। सी बोर्ड्स आर इन टर्न डिवाइड इनटू 4 रीजन्स, आगे चल के और रीजन्स में डिवाइड होते हैं। तो जो रीजनल कमांड होती हैं, अभी आगे मैंने अगली स्लाइड में ऐड किया है,
तो रीजनल कमांड होती है, जैसे कि ये तो मेन हो गए कमांड्स हो गई जो मेन होती हैं, जैसे कि हमारी आर्मी की कमांड हो गई, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर हो गई। तो वैसे करके इसकी जो दो कमांड है वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न। फिर उसके बाद इसमें और डिवीजन होता है अंदर जाके, जिसको बोलते हैं रीजनल कमांड की पर्टिकुलर एरिया में। मान लो हमने वेस्टर्न कमांड बना दी, ये वाली, ये वेस्टर्न पूरा हो गया, ये वाला पूरा वेस्टर्न पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वेस्टर्न कमांड को लीड करने के लिए भाई इसकी कमांड यहाँ बना रखी, तो पूरे में ऑपरेट कैसे करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मान लो मुंबई की अलग, महाराष्ट्र की अलग बना दी, कोंकण की अलग बना दी, अरे सॉरी गोवा की अलग बना दी, कर्नाटक की अलग बना दी, तमिलनाडु। तो ये रीजनल कमांड्स हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम अगर यहाँ पर केरला वाले रीजन में होती है, तो यहाँ वाली कमांड जो रीजनल कमांड है तुरंत यहाँ पे जाके एक्शन ले सकती है। ऐसे करके इसको डिवाइड कर रखा है। इन द सेम वे हम समझते हैं सी बोर्ड, ठीक है, ओके। और इनको जो रीजनल कमांड होती है उसको कौन लीड कर रहा होता है, हेड कौन होता है, इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और जो रीजनल कमांड होती है उनको भी छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, किस टाइप की सिचुएशन है। अब समझते हैं कमांड्स, ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने इन नटशेल बताया है सारा का सारा, कि जो इसमें जैसे कमांड्स होती हैं हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सिमिलरली यहाँ पे होते हैं सी बोर्ड्स। तो दो सी बोर्ड्स हैं, एक हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड, ईस्टर्न सी बोर्ड। इनके हेडक्वार्टर याद कर लो। वेस्टर्न सी बोर्ड हमारा वेस्टर्न साइड में, जैसे मुंबई में उसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। ईस्टर्न सी बोर्ड का है विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर। इनको जो सी बोर्ड क्या बोलते हैं वेस्टर्न के हैं, वो कौन लीड कर रहा है इस समय, दैट इज योर एडिशनल जनरल ए के हरबोला, ठीक है। जो ये रैंक ऑफिसर हैं एडिशनल जनरल के, जो कि वेस्टर्न कमांड को लीड कर रहे हैं। और इन द सेम भी ईस्टर्न को कर रहे हैं डॉनी माइकल, ठीक है। ये भी एडिशनल यहाँ पे गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशनल जनरल रैंक के ऑफिसर हैं जो कि किसको, ईस्टर्न कमांड को कर रहे हैं, जिनका नाम है एडिशनल जनरल डॉनी माइकल, ठीक है। और जितनी भी सी बोर्ड्स होते हैं, जो मेन कमांड्स होती हैं, जैसे कमांडेड बाय एडिशनल जनरल ऑफिसर रैंक, ठीक है। एडिशनल जनरल रैंक के जो होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो रैंक के ऑफिसर इनको यहाँ पे वो कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं। इन द सेम में मैंने बोला था रीजनल कमांड भी होती है। रीजनल कमांड कैसे होगी, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न जो कि गांधीनगर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। वेस्टर्न कौन सी हो गई, जो मुंबई वाला पार्ट हो गया। ईस्टर्न कौन सी हो गई, जो हमारा क्या बोलते हैं चेन्नई वाला पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न, समझ रहे हो ना, ये सारा का सारा क्लियर आ रहा होगा। तो इसको कौन लीड कर रहा होता है, इसको लीड कर रहे होते हैं कमांडेड बाई इंस्पेक्टर जनरल, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं। सी बोर्ड के बाद जो तुम्हारे सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर एरिया वाइज, ठीक है, उनको कमांड करता है एडिशनल जनरल, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में ऑलरेडी कवर्ड। These are the affiliates of Indian Coast Guard कि असिस्टेंट कमांडेंट का होता है सिंगल स्टेप एंड स्टार एंड डबल स्टेप एंड स्टार स्टार। यहाँ पे 3 स्टेप है, बट बीच वाली कैसी होती है, थिन होती है, सिंगल स्टार, दैट इज डेप्यूटी कमांडेंट। तो ऐसे करके आप इसका एफिलिएट भी रिमेंबर कर सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। एक बार माइंड में मैप बना लीजिए, इजीली हो जाएगा सारा। अब स्ट्रक्चर इसका जो मैंने एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, कि सबसे पहले क्या आती है, कमांड आती है, सॉरी मेन हेडक्वार्टर। मेन हेडक्वार्टर जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का, मैं देखो कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ, लाइक आर्मी नेवी एयरफोर्स का आपको आसानी से समझ आता है, तो वैसे ही तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग कर दी गई है इस वजह से, ठीक है। जैसे कमांड्स को यहाँ पे सी बोर्ड्स बोल रहे हैं वैसे करके, तो सॉरी। तो यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर समझ आ गया होगा, जो कि दिल्ली में आपका, ठीक है। उसके अंडर जो दो कमांड है, एक हमारी ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो उसको हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया था ना, तो 5 रीजन को समझ रहे हैं। जैसे कि हमारी जो वेस्टर्न कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर है जो कि मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई जो महाराष्ट्र वाला रीजन होगा, वो इसको ये यहाँ पे ये लोग गवर्न कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो रीजनल हेडक्वार्टर वेस्टर्न वाला है, मुंबई वाला, तो मुंबई के अंडर भी देखो कोलकाता वाला, कर्नाटक वाला रीजन आ गया, केरला का आ गया और गोवा का आ गया, ठीक है। कावारती आ गया जो कि लक्षद्वीप में आता है, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं, यहाँ पे भी अलग अलग इनकी कमांड बनी हुई है, जो कि मैंने बोला था ना, सी बोर्ड्स, फिर रीजनल रीजन के बाद फिर अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिवाइड कर दी जाती है छोटी छोटी कमांड्स में। इनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक हो जाती है, कि आपको यहाँ की एरिया को पूरा लाइक गवर्न करना, या फिर हेड करना है, या फिर जो भी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको आपको डील करना है। सिमिलरली फॉर ईस्टर्न के लिए आ जाएगा तमिलनाडु में, एक देखो विशाखापट्टनम में, देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम दिख रहा है, और दिस इज तमिलनाडु हो गया। तो इनके हेडक्वार्टर याद कर लेना, ठीक है। और सिमिलरली फॉर पोर्ट ब्लेयर, जो कि हमारा अंडमान वाला पार्ट है, वहाँ पे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। देखो अंडमान क्या होता है, अंडमान वाला पार्ट ऊपर है और निकोबार वाला पार्ट नीचे है, ठीक है। तो अंडमान में भी एक बना रखी है, निकोबार में भी बना रखी है। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। एक पोरबंदर गुजरात में अलग बना रखी है, जो कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, इस वजह से वहां पे बना रखी है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक कर्नाटक, जो उड़ीसा में, और एक बंगाल में, देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट हमारा, एक बंगाल में। तो मतलब डिवाइड करने का यही है कि हम एक अच्छी तरीके से उसमें अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसमें हम
एक्शन अच्छे से कर पाए, एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाए एक्शंस को। लाइक हर बार हम सेंट्रल पे तो जाएंगे नहीं कि हाँ बड़े बड़े से ऑर्डर लेके आएंगे, हाँ ऐसा हो गया है, वी नीड टू टेक एक्शंस ऐसे ऐसे। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यही है। जैसे आपने अपना देखा ना, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, सब सेंट्रल होती है, फिर स्टेट में डिवाइड होती है, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से और देखो ग्राम पंचायत लेवल, तो ऐसे करके हर चीज तो हम ऊपर लेके जा नहीं सकते, इसलिए ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो आपको समझ आ गया रीजनल हेडक्वार्टर्स जो बनाए गए हैं कैसे काम करते हैं। अब मरीन बाउंड्रीज को समझ लेते हैं कि मरीन बाउंड्री कैसे करके करती है। सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ कि जैसे कि ये वाला पार्ट ऐसे करके इंडिया का जो वाला पार्ट है ना, जस्ट एक मिनट, ठीक ऐसे बना है, ठीक है, इंडिया का ऐसे करके हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज है, ठीक है। तो अब ऐसे करके तो मेजर करना बहुत टफ होगा कि इंडिया की बाउंड्री से, इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर तक वी कैन गो अहेड, कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितना नॉटिकल माइल्स तक जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करा था, बेस लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि स्टेट लाइन होती है जो कि कंट्री के। तो जैसे कि ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस बेस लाइन के अंदर जितना भी पानी आएगा, जितना भी वाटर आएगा, ठीक है, जितना भी आता है, तो वो सब इंडिया का इंटरनल वाटर कहलाएगा। ठीक है, किसी भी कंट्री के बीच में ऐसा लाइक लाइन क्रिएट हो, लाइक जनरेट करी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल वाटर। फिर इस बेस लाइन से हम सारी की सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, जो भी डिस्टेंसेज ये कैलकुलेट की गई ना, टेरिटोरियल वाटर हो गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस जोन हो जाता है जो कि आपको 24 हो जाता है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स तक हो जाता है। मतलब 12 होता है टेरिटोरियल और 12 होता है इधर, ये 24 हो गया। फिर एंड से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे, तो क्या पड़ेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये। फिर उसके बाद हाई सी आ जाती है, जिसमें किसी भी कंट्री का कोई भी वो नहीं होता है, लाइक वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, जो लॉ बनाती है ऑन हाई सीज, तो उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वी कैन ऑपरेट वॉट एवर थिंग्स वी आर नीडेड। तो ये समझ आएगा। तो हम समझ लेते हैं अभी जो इंटरनल वाटर्स हैं, वो इंडिया के जोन के बेस लाइन के अंदर आता है, वो तो इंडिया का है। टेरिटोरियल वाटर होगा जो कि 12 नॉटिकल माइल तक होगा। एक नॉटिकल माइल होता है, ध्यान रखना, 1.85 किलोमीटर्स, यार किलोमीटर लिखना भूल गया, ठीक है कोई नहीं, तो 1.85 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंसेस को। कॉन्टिजियस जोन होता है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है हमारे, जहाँ पे एक्सेप्ट व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। इसमें क्या देखो, आपने देखा होगा मैंने साउथ चाइना सी की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब कंट्रीज की बेस लाइन्स जो भी होती हैं या बॉर्डर्स होते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स होते हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है। तो वो डिस्प्यूट के लिए क्या एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, या तीन कंट्रीज के बीच में, तो दिस वुड बी अ एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जिससे कि जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट इट आउट करके और अपने आराम से अच्छे से भाई साहब फ्रेंडली रिलेशन बना के अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो ऐसे करके ये चीज क्रिएट की गई है। तो ये वाटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यहाँ पे क्या हमारे वो जो भी एक्सप्लोरेशन वाली एक्टिविटीज है ना, वो अलाउ होती है, जो भी चीज निकालनी है इंडिया को वो सब कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो समझ आया होगा। बाकी चलते हैं आगे। दिस इज क्लासेस ऑफ शिप, व्हाट टाइप ऑफ ships are available in Indian Coast Guard, वो समझते हैं। जस्ट लाइक इन इंडियन नेवी वी हैव अ फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, कॉर्बेट्स, और छोटे छोटे शिप्स अलग अलग डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स एंड ऑल। तो ये चीज नेवी के पास थी। तो इसमें कुछ अलग है। जब भी आपने लाइक एफकेट के लिए अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो एफ के लिए आपने सुना होगा ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो इनके अलग अलग रोल हैं। जैसे ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है मतलब इन द डीप सी, थोड़ा सा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी एरिया आता है, उसमें कोस्ट गार्ड ऑपरेट करती है बाय विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलिंग वेसल्स, जो ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं, ठीक है। उनके कुछ नाम दे रखे हैं। और ये किस लिए करते हैं, वहां तक जाएंगे, मैरी टाइम सर्विलेंस के लिए जाएंगे, लाइक सर्विलेंस करना हो गया, लॉ एनफोर्समेंट, या फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा सकेंगे, या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऑयल स्पिल हो गया है, ठीक है, तो लाइक ये मरीन इकोसिस्टम को ज्यादा हैम्पर करेगा, तो इसको लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो, इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल वेसल अलग से होगी, मतलब उसी में उस टाइप के फीचर्स होंगे। देखो यहाँ पे बता रखा है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका काम क्या है, स्पेशलाइज्ड वेसल फॉर ऑयल स्पिल रेस्पॉन्सेज, मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, सपोर्ट द रोल इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। जैसे समुद्र क्लास की ये जो शिप्स हैं, वो सारी की सारी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स में आती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑफशोर में आती है समर्थ क्लास की हो गई,
ठीक है, संकल्प क्लास की होगी, दीज आर द सर्टेन क्लासेस। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू पीपल वांट स्पेसिफिक वीडियो फॉर द शिप्स एंड इक्विपमेंट वेपन्स व्हाटएवर हैव इन कोस्ट गार्ड, क्या क्या टाइप के इक्विपमेंट्स कोस्ट गार्ड के पास हैं, उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिसका मैं पार्ट 2 बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। अब फास्ट पेट्रोलिंग वेसल, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल समझ रहे हो, नाम में लिखा हुआ फास्ट होंगी, ठीक है। पेट्रोलिंग ये स्पेशली यूज होती है जब भी मान लो कोई इंटरसेप्शन कोई करना है, या फिर ठीक है कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, तो उसके लाइक हमें स्पीड तो चाहिए होगी ना, मैन्यूवर बहुत तेजी से होना चाहिए। तो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल छोटी होती है थोड़ी सी, ठीक है, पर बहुत तेज काम करती है ये लोग, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स का एक पार्ट होती है, ऐसा समझ सकते हो ये लोग, ठीक है। मान लो कोई स्मगलर आ रहा है, ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए भाई साहब हमारे पास स्पीड तो होनी चाहिए, तो उसके लिए फास्ट पेट्रोलिंग वेसल बनाए जाते हैं जो कि मेनली इसी को काम करते हैं, ठीक है। तो जो न्यू सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोलिंग वेसल बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड, जो गोवा शिपयार्ड है वो भी शिप बनाता है इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ फास्ट पेट्रोलिंग वेसल के एक दो नाम दे रखे हैं, जैसे कि राजश्री क्लास हो गया, रानी अबक्का क्लास हो गया, ठीक है। ये कुछ नाम है, मतलब इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, बट हाँ इफ यू पीपल वांट प्लीज लेट मी नो, वो मैं बना दूंगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंश्योर पेट्रोल वेसल्स, ठीक है। अब भाई है कि इंश्योर मैंने बताया था ना, जो बिल्कुल इंडिया के बाउंड्रीज के पास, इंडियन कोस्टल जो भी बाउंड्रीज है ना, मैरीटाइम बाउंड्रीज, उसके जस्ट क्लोज, ज्यादा दूर भी नहीं, तो वहाँ पे कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो उसमें इन शिप्स का हेल्प लिया जाता है। अब चीजें मैंने यहाँ पे एक नटशेल में थोड़ा सा शिफ्ट और उसके नोट्स में डिटेल्ड फीचर बता दिए गए हैं, थोड़े थोड़े स्पेसिफिक, जैसे लाइक पेट्रोलिंग सॉरी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल हो गई, ठीक है। जैसे समुद्र पहरेदार, समुद्र पहरेदार है, इसको अभी रिसेंटली इंडेट किया गया, तो ये पोल्यूशन कंट्रोल में काम करती है, ठीक है। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल हो गई, सामर्थ हो गई, वज्र हो गई, विक्रम हो गई, ये कोस्ट गार्ड की सारी शिप्स हैं, ठीक है। इनके लाइक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स तक ये लोग ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ऑफशोर है, वहां से दूर चले जाते हैं, कोस्टल बाउंड्री से दूर, मतलब विद इन द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। फास्ट में कौन सी आती है, एबीजी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट हो गया, तो दीज आर द सर्टेन वेसल्स, और जो कि ऐसे करके ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं डाला शिप्स के बारे में, तो मैंने ये आप लोगों को ओपिनियन चाहिए, अगर चाहिए है तो मुझे बता देना, तो मैं उसी हिसाब से बना दूंगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्लाइड कि हाँ समुद्र पहरेदार का रिसेंटली इंडक्शन हुआ है, ठीक है ना। और भाई एयर मैरीटाइम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई कोस्ट गार्ड के पास हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट भी हैं, जो कि डॉर्नियर 228 जो कि हमारा कहाँ से है, जर्मनी का है, जर्मनी से लिया है हमने, ठीक है, जो मरीन पेट्रोलिंग में हेल्प करता है। सिमिलरली ध्रुव हो गया, चेतक हो गया, जो आपको पता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हम हेल्प लेते हैं इनसे, जो कि हमें मरीन ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, जो कि कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ स्क्वाड्रंस हैं, एयर स्क्वाड्रंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जैसे कि DO 228, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है, जो कि क्या करता है, हमारे कोलकाता में जो पर्टिकुलर कोड बना रखे हैं सबके लिए, ठीक है। तो क्या ये वाला पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जो हमारा कोलकाता बेस है, जो वहाँ का कोस्ट गार्ड का, वहाँ से ऑपरेट करता है, भुवनेश्वर से करता है। तो दी आर जस्ट एन एयर स्क्वाड्रन, अबाउट द एयर स्क्वाड्रन कैसे करके करती है, बट मेन रोल इसका वही है, कैसे करके लाइक वाटर के थ्रू कैसे करके ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। Now let us know some bilateral exercise between both the countries. क्या क्या bilateral exercise होती हैं between both the countries, like इंडिया के साथ उसकी दोस्त है जो भी, ठीक है, लाइक जापान हो गया हमारा, ठीक है। मालदीव के साथ ट्राइलेटरल, मालदीव श्रीलंका और इंडिया आपस में मिलकर ट्राइलेटरल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड की पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जापान के साथ हमारी होती है, सहयोग का, ठीक है, जो इंडिया और जापान की कोस्ट गार्ड मिलकर करते हैं। वियतनाम के साथ भी हम करते हैं, ठीक है, सहयोग कोपटेक। तो दिस इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, सहयोग कोपटेक, ठीक है। और यहाँ पे सहयोग का जिन मतलब ज्यादा नहीं करते, पर हाँ वी यूज टू डू सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कुछ कुछ एक्सरसाइज तो हम चारों फोर्सेस के बीच में होती है, आर्मी नेवी एयर फोर्स और कोस्ट गार्ड, कुछ कुछ कोस्ट गार्ड और नेवी के बीच में होती है खाली खाली। फिलीपींस के साथ भी हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक इंटर ऑपरेबिलिटी को और ज्यादा प्रमोशन मिलता है और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, कैसे करके काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ आई होगी। इफ यू पीपल वांट लाइक separate video for the arms and equipment and the ships, whatever ships and detailed features of the particular type of ship you want used by the coast guard, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कैसा लगा वो सब बताना मेरे को, ठीक है। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।